नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम सिविल सेवा और अन्य राज्य परीक्षाओं के नजरिए से कुछ बहुत ही जरूरी विषयों की गहराई में उतरेंगे। आज हमारे पास कुछ ऐसे स्रोत हैं जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बिल्कुल। और आज हमारा मकसद सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि इन विषयों को प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एक साथ तैयार करना है। हाँ, मतलब हम बायोटेक्नोलॉजी, अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से लेकर भारत की अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली तक सब पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, हमारा पहला विषय है राइसिन टॉक्सिन। इसका जिक्र अक्सर जैविक आतंकवाद के संदर्भ में होता है। तो ये है क्या असल में? देखिए, ये एक बहुत ही शक्तिशाली जहर है। और सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो ये कि यह सिंथेटिक नहीं है। अच्छा, तो ये लैब में नहीं बनता? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला प्रोटीन है जो अरंडी मतलब कैस्टर के बीजों में मिलता है। और ये काम कैसे करता है? मतलब शरीर पर इसका असर क्या होता है? ये बहुत ही सीधे तरीके से काम करता है। ये शरीर की कोशिकाओं के अंदर जाकर उन्हें जरूरी प्रोटीन बनाने से रोक देता है। मतलब प्रोटीन सिंथेसिस को ही बंद कर देता है? एग्जैक्टली। और जब कोशिकाएं प्रोटीन नहीं बना पाती तो वो मर जाती हैं। और स्रोत में ये भी लिखा है कि इसे बनाना आसान है? हाँ, और यही इसकी सबसे खतरनाक बात है। कैस्टर के बीजों से तेल निकालने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है, वेस्ट प्रोडक्ट, हाँ, उसी से इसे बनाया जा सकता है। तो ये आसानी से उपलब्ध भी है और खतरनाक भी। सुरक्षा के लिहाज से ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सही है। चलिए अब अर्थव्यवस्था की तरफ चलते हैं और एक ऐसे टॉपिक पर जिसे लेकर हमेशा कंफ्यूजन रहता है, थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI। WPI और CPI ये हमेशा एक साथ आते हैं और छात्रों को अक्सर उलझन होती है। तो सबसे पहला और बड़ा फर्क क्या है इन दोनों में? सबसे बड़ा फर्क ये है कि WPI जैसा कि नाम से ही साफ है, थोक स्तर पर मतलब होलसेल लेवल पर सिर्फ वस्तुओं की कीमतों को मापता है। सिर्फ वस्तुएं, सेवाएं नहीं? हाँ, इसमें सर्विसेज यानी सेवाएं शामिल नहीं होती। जबकि CPI जो कि उपभोक्ता यानी हम और आप हैं, हमारे स्तर पर खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं दोनों की कीमतों को मापता है। अच्छा, और इन्हें जारी करने वाली एजेंसी भी अलग अलग है ना? बिल्कुल। WPI को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आर्थिक सलाहकार का कार्यालय मतलब ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर जारी करता है। और CPI को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO जारी करता है। ये सीधे सीधे प्रीलिम्स के सवाल हैं। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है WPI की बनावट को लेकर। इसके बास्केट में सबसे ज्यादा वजन करीब 64.2% निर्मित उत्पादों यानी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स का है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके बाद आती हैं प्राथमिक वस्तुएं लगभग 22.6% पर, और फिर ईंधन और बिजली। तो ये वजन हमें क्या बताता है? ये हमें भारतीय थोक बाजार की संरचना दिखाता है। इसका मतलब है कि थोक महंगाई पर सबसे ज्यादा असर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होने वाले बदलावों का पड़ता है। सही कहा। मेंस में जवाब लिखते समय ये अंतर समझाना बहुत जरूरी होगा कि WPI उत्पादकों के लिए महंगाई का इंडिकेटर है और CPI आम लोगों पर पड़ने वाले असर का। बिल्कुल। चलिए अब जरा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की ओर चलते हैं। अमेरिकी सरकार का शटडाउन, ये खबर हम बार बार सुनते हैं। इसका असली कारण क्या है? इसका कारण बहुत सीधा है पर अक्सर गलत समझा जाता है। अमेरिकी कांग्रेस मतलब उनकी संसद जब नए वित्तीय वर्ष के लिए जरूरी बजट बिल पास नहीं कर पाती तब शटडाउन होता है। अच्छा, तो ये एक तरह से एक विधायी प्रक्रिया की विफलता है? हाँ, पूरी तरह से। अमेरिका का वित्तीय वर्ष 1 अक्टूबर से शुरू होता है। अगर उस तारीख तक कांग्रेस जरूरी 12 विनियोग विधेयक जिन्हें एप्रोप्रिएशंस बिल्स कहते हैं पारित नहीं करती और राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करते, तो सरकार के पास कानूनी तौर पर पैसा खर्च करने का अधिकार नहीं रहता और इसलिए सरकार का जो भी गैर जरूरी कामकाज है वो ठप हो जाता है। ये अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में क्या बताता है? ये उनकी शक्तियों के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स को दिखाता है। बजट पर पूरा कंट्रोल विधायिका यानी कांग्रेस को दिया गया है। लेकिन ये तो एक तरह का राजनीतिक गतिरोध, पॉलिटिकल ग्रिडलॉक बन जाता है। बिल्कुल। और मेंस के लिए ये अध्यक्षीय प्रणाली यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम की कमियों का एक बेहतरीन उदाहरण है। हम इसकी तुलना भारत की संसदीय प्रणाली से कर सकते हैं जहां ऐसा गतिरोध आमतौर पर नहीं होता। सही बात है। अब वापस भारत पर आते हैं, एक बहुत ही गंभीर विषय पर, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली
स्रोत में एक संपादकीय का शीर्षक है सिस्टमिक कोलैप्स। प्रणालीगत पतन, ये बहुत ही भारी शब्द है। इसका मतलब क्या है? स्रोत किस तरफ इशारा कर रहा है? स्रोत ये कह रहा है कि बड़े आपराधिक मामलों में अभियुक्तों के बरी होने का एक सबसे बड़ा कारण है प्रमुख गवाहों का मुकर जाना, जिसे हम कहते हैं विटनेसेस टर्निंग हॉस्टाइल। मतलब गवाह पहले पुलिस को कुछ और बयान देते हैं और फिर अदालत में सुनवाई के दौरान अपने ही बयान से पलट जाते हैं। ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे अक्सर या तो डराना धमकाना होता है या फिर लालच। तो ये किसी एक केस की नहीं बल्कि एक गहरी सिस्टम की समस्या है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि हमारे पास एक मजबूत गवाह संरक्षण कार्यक्रम यानी विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम की कितनी ज्यादा कमी है। और ये तो सीधे सीधे न्याय पर असर डालता है। ये पुलिस सुधार, न्यायिक प्रक्रिया और एक मजबूत गवाह संरक्षण कानून की जरूरत पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। जीएस पेपर 2 के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए अपनी चर्चा का अंत करते हैं पर्यावरण के एक दिलचस्प विषय से, चीता। भारत में चीता पुनर्वास परियोजना को लेके कुछ आम गलतफहमियां हैं। हाँ, और प्रीलिम्स में ऐसी गलतफहमियों पर सवाल बनते हैं। तो पहली बात, IUCN की रेड लिस्ट में चीता की स्थिति क्या है? क्या वो अति संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है? नहीं, और यही सबसे आम गलती है। चीता अति संकटग्रस्त नहीं बल्कि सुभेद्य यानी वल्नरेबल के रूप में लिस्टेड है। अच्छा, और दूसरी गलतफहमी, क्या इस परियोजना में ईरान से एशियाई चीते लाए गए हैं? ये भी सही नहीं है। जो चीते लाए गए हैं वे अफ्रीकी चीते हैं, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से। ऐसा क्यों? एशियाई चीते क्यों नहीं लाए गए? क्योंकि एशियाई चीतों की आबादी बहुत ही कम बची है, शायद 50 से भी कम, तो वहां से उन्हें लाना संभव ही नहीं था। क्या इन दोनों उपप्रजातियों में कोई फर्क है? हाँ, थोड़ा फर्क है। एशियाई चीता अफ्रीकी चीते की तुलना में आकार में थोड़ा छोटा और पतला होता है और उसका रंग भी हल्का होता है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या निकला? हमने देखा कि रायसिन एक प्राकृतिक जहर है। WPI सिर्फ थोक वस्तु तक केंद्रित है, सेवाओं पर नहीं। अमेरिकी शटडाउन एक विधायी विफलता है और भारत की न्याय प्रणाली में गवाहों का मुकर जाना एक बहुत बड़ी एक प्रणालीगत समस्या है। और चीता सुभेद्य है, अति संकटग्रस्त नहीं। इन बारीकियों को समझना प्रीलिम्स के लिए और विश्लेषण की गहराई के लिए मेंस में बहुत जरूरी है। बिल्कुल, हमने इन मुद्दों के क्या और क्यों पर तो बात कर ली, लेकिन जाते जाते एक सवाल मैं छोड़ना चाहूंगी। ये अलग अलग दिखने वाली घटनाएं, एक स्थानीय अदालत में गवाह का मुकरना और अमेरिकी कांग्रेस में एक बजटीय गतिरोध, ये हमें उन व्यवस्थाओं की नाजुकी के बारे में क्या सिखाती हैं जिन पर हम निर्भर हैं। नियम और संस्थाएं मानवीय दबाव के सामने कितनी मजबूत हैं, चाहे वो दबाव डर का हो, राजनीतिक महत्वाकांक्षा का हो या फिर पारिस्थितिक जरूरतों का। ये सोचने वाली बात है।